जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका प्रारंभ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग करने वाले हैं जो नई एनसीईआरटी आई है उसके क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये जो किताब है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच से लिखी गई है, पुरानी वाली एनसीईआरटी से काफी ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है कि पुरानी वाली एनसीईआरटी खराब है, पुरानी वाली एनसीईआरटी भी अपनी जगह पर उसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये जो किताब लिखी गई है इसमें बच्चों को काफी ज्यादा बेसिक नॉलेज, जितनी जानकारी इस स्टेज पर एक बच्चे को होनी चाहिए, उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको आज शुरू करते हैं। तो देखिए, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी ऑफ इंडिया शुरू करने से पहले यहाँ पर एक कितने अच्छा कोटेशन जो है श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये कहते हैं कि टू अस by its very geography the country India appears to be quite distinct from other countries। मतलब हमारे लिए अपनी ज्योग्राफी के द्वारा ये जो भारत देश है ये काफी ज्यादा अलग प्रतीत होता है दूसरे देशों से। ठीक है, और ये अपने आप में इसको एक अलग राष्ट्रीय कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र या एक अलग नेशनल आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां पर इतनी ज्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को के लिए मिलेगी। इतनी ज्यादा जो है आपको नदियां देखने को मिलेंगी, इतने ज्यादा पर्वत जो है आपको देखने को मिलेंगे, पठार यानी जो प्लेट्यू रीजन है आपका, डेजर्ट है आपका, लगभग हर तरह के जितने भी जो है नेचुरल ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उन सब से भारत को जो है ऊपर वाले ने क्या किया है, नवाजा है। चलिए, तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी में ये एक बहुत अच्छी इमेज दी गई है। और ये एक वाटरफॉल की इमेज है जो कर्नाटका में जो है शरावती रिवर, ये जोग फॉल्स है। और ये कर्नाटका में शरावती रिवर पर जो है लाई करती है। शरावती रिवर के ऊपर लाई करती है। इसका और क्या नाम है, इसको आप महात्मा गांधी फॉल्स भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको गरसोप्पा फॉल्स भी कहते हैं। और ये एक तरह का प्लंज फॉल है, प्लंज वाटरफॉल, PLUNGE, प्लंज वाटरफॉल। अब ये प्लंज वाटरफॉल क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि जोग फॉल्स में ये जब पानी जो है अपने चट्टान से निकलता है, नीचे गिरता है, तो क्लिफ से जो है इसका कांटेक्ट नहीं होता। मतलब इसमें इतना ज्यादा जो है फोर्स होता है कि जब किसी वाटरफॉल का कांटेक्ट उसके क्लिफ से नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि वो एक प्लंज वाटरफॉल है। भारत का ये दूसरा सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो है स्थित जो है प्लंज वाटरफॉल है। अगर हम लोग पहले जो है पहले नंबर पर बात करेंगे, पहले नंबर पे कौन सा वाटरफॉल है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है भारत में, तो वो मेघालय में लाई करता है। उसका नाम है नोहा कलिकाई। ठीक है, नोह कलिकाई वाटरफॉल, और ये कहाँ पर है, मेघालय में। तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्लंज वाटरफॉल नंबर 1 पर जो है आपका नोह कलिकाई है, जो कि मेघालय में है। दूसरे नंबर पर आपको जोग फॉल्स बोलिए, गरसोप्पा फॉल्स बोलिए, या महात्मा गांधी फॉल्स बोलिए, ये आता है। और ये शरावती रिवर जो है, शरावती रिवर का ही पानी है जो इधर जो है आपको ये वाटरफॉल के रूप में गिरता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत की क्या की फीचर्स हैं, भारत में किस किस तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले भारत जो है, अगर हम लोग बात करें तो एरिया वाइज भारत 7वें नंबर पर आता है। मतलब दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी जो है देश है भारत। अगर इससे पहले हम लोग बात करें तो 6 कौन कौन है, तो नंबर 1 पर आपको आता है रशिया, नंबर 2 पर आता है आपको कनाडा, नंबर 3 पर आता है आपको चाइना, फोर्थ नंबर पर आपको कौन आता है, यूएसए, फिफ्थ नंबर पर आता है ब्राजील, सिक्स नंबर पर आता है आपको ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आते हैं हम लोग। हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देश में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और म्यांमार है।
अब ये सारे देश मिल करके इंडियन सब कंटिनेंट बनाते हैं। अब ये शब्द है सब कंटिनेंट, इस शब्द का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपने कंटिनेंट के बारे में सुना होगा कि धरती पर जितना भी जो है जमीनी क्षेत्र है, जितना भी लैंड है, वो 7 बड़े-बड़े चंक्स में टूटा हुआ है और उसी को हम लोग बोलते हैं कंटिनेंट। अब ये सब कंटिनेंट क्या होता है? इसको हिंदी में उपमहाद्वीप कहते हैं। जब कोई भी लैंड मास किसी बड़े लैंड मास से नेचुरल बाउंड्रीज के द्वारा अलग होता है, तो हम कहते हैं कि वो एक सब कंटिनेंट है, उपमहाद्वीप है। इसको अगर समझना हो तो आप इस इमेज को देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगभग, एक सेकंड, यहाँ पर लगभग 2400 किलोमीटर तक भारत में हिमालय का क्षेत्र है। ये भी एक नेचुरल बाउंड्री है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। उसके बाद नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पर इंडियन ओशियन है। उसके बाद इधर अगर आप देखिएगा तो इधर अरेबियन सी है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन है। यहाँ पर सुलेमान पर्वत है और इधर किरथार पर्वत है, सुलेमान और किरथार पर्वत है। ठीक है, तो पूरा भारत का जो ये उपमहाद्वीप है, ये इतना बड़ा जो जमीनी क्षेत्र है, ये पूरे एशिया से नेचुरल बाउंड्रीज के द्वारा अलग हो जाता है। इधर आप देखिएगा तो इधर अराकानियोमा है, आपको जो म्यांमार से हमको जो है अलग करता है, तो अराकानियोमा है। तो मतलब भारत का ये पूरा जो है भूभाग, ठीक है, पूरा लैंड फॉर्म जो है एशिया से नेचुरल बाउंड्रीज के द्वारा अलग हो जाता है, इसीलिए हम इसको सब कंटिनेंट या उपमहाद्वीप कहते हैं। जब भी हम इंडियन सब कंटिनेंट की बात करेंगे तो याद रखिएगा, इसमें भारत ही नहीं, इसके साथ नेपाल भी आएगा, भूटान भी आएगा, ये बांग्लादेश है, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान है, और उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका है। अब श्रीलंका चूंकि पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा भारत से अलग होती है, तो कहीं कहीं पर इसको हम लोग सब कंटिनेंट में गिनते हैं, किसी किसी किताब में देखिएगा श्रीलंका को सब कंटिनेंट में नहीं भी गिनते हैं। तो अगर हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे, सब कंटिनेंट की बात करेंगे, तो इंडिया के अलावा ये सारी कंट्रीज में उसमें आती है। चलिए, तो भारत का अगर ज्योग्राफिकल डिवीजन देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है। ये रीजंस की जगह REGIONS होना चाहिए था, मैं ठीक नहीं कर रहा। चलिए, तो आप देखिएगा कि भारत जो है 5 ज्योग्राफिकल रीजन्स में जो है डिवाइडेड है। पहला है द ग्रेट माउंटेन्स, इसमें हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इस जोन में जो है जितने भी हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो गंगा और जो है इंडस का जो प्लेन्स है, ठीक है, उसके बारे में जो है हम लोग सेकंड सेक्शन में पढ़ेंगे। तीसरे में डेजर्टियल रीजन में पढ़ेंगे। डेजर्टियल रीजन में हम लोग दोनों रीजन को पढ़ने वाले हैं। जो कोल्ड डेजर्ट का जो रीजन है हमारा लद्दाख का, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारा हॉट डेजर्ट है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जो थार का रेगिस्तान है। उसके बाद हम लोग सदर्न पेनिनसुला की बात करेंगे, और लास्ट में जो आइलैंड ग्रुप्स है दो, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, इनकी बात करेंगे। चलिए, तो देखिए, तो हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए? हिमालय बहुत लंबे समय से हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, दो महत्वपूर्ण कारणों से। अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो हिमालय की पहली रेंज है हिमाद्री, वो काफी ज्यादा ऊंचे पर्वतों से भरी हुई है। यहाँ से यहाँ तक ये कॉन्टिन्यूअस रेंज है। कॉन्टिन्यूअस रेंज मतलब कहीं पर भी कोई ब्रेकेज नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या, तो ये क्या करता है, हम लोग को एक नेचुरल बैरियर जो है प्रोवाइड करता है। बाहरी जो है, जो बाहरी आक्रांता लोग हैं, ठीक है, उनसे हम लोग को, चीन से हो गया, चीन से ऐसे भी भारत के संबंध काफी ज्यादा पेचीदा है, ठीक है, तो इनसे हम लोग को बचा करके रखता है। उसके अलावा क्या है, जो पोलर रीजन से चलने वाले कोल्ड करेंट्स हैं, ठीक है, जो पोलर रीजन से चलने वाली ठंडी करेंट्स हैं, ठीक है, उससे भी जो है ये भारतीय महाद्वीप की जो है, उपमहाद्वीप की जो है रक्षा करता है। तो ये दो कारण है जिसके कारण आप देखिएगा कि ये हिमालयन माउंटेन जो है हमारे हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि ये नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, नॉर्थ में। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो हमारे वेस्टर्न रीजन में थार का डेजर्ट है, यानी जो थार का मरुस्थल है। उसके अलावा आपको दिखेगा यहाँ पर जो है आपको अरेबियन सी, अरब सागर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद साउथ में आप देखिएगा इंडियन ओशियन है। इन सब बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ईस्ट में अगर आप देखिएगा तो क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ये सारे मिल करके नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करते हैं, और ये नेचुरल बाउंड्री के कारण ये जो पूरा भूभाग है एशिया से अलग हो जाता है। इसीलिए जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कंटिनेंट कहते हैं।
अब ये देखिए, अब इसके कारण, ठीक है, इसके कारण भारत के पास एक यूनिक क्लाइमेट है, और क्लाइमेट के हिसाब से ही जो है भारत में एक अलग तरह का कल्चर डेवलप हुआ है, और भारत का इतिहास भी जो है काफी ज्यादा इन कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में जो भी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं उसमें भारत के ज्योग्राफी का बहुत ही ज्यादा योगदान था। भारत सोने की चिड़िया क्यों थी? अपनी ज्योग्राफी की वजह से। ठीक है, भारत में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि एलुवियल सॉइल था, मानसून हमेशा टाइम पर आता था, मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, जिसके कारण जो है आप देखिएगा कि हमेशा जो है यहाँ पर मतलब सब्सिस्टेंस इकोनॉमी से ज्यादा सरप्लस इकोनॉमी थी। हम अपने लिए तो उगाते ही थे, हमारे पास हर चीज सरप्लस होता था। प्राचीन काल में हम लोग हर चीजों का जो है एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे, इंपोर्ट बहुत ही कम करते थे, जिसके कारण भारत को गोल्डन स्पैरो या सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये किस कारण से था? भारत की ज्योग्राफी के कारण। भारत की ज्योग्राफी ने उसको इतनी यूनिक आइडेंटिटी दे दी थी, इतनी रिच ज्योग्राफी थी हमारी, कि हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, जिसके कारण बाहरी लोगों का काफी ज्यादा नजर भारत पर पड़ा, और बार बार भारत को जो है समय समय पर अलग अलग लोगों का हमला हुआ, और भारत जो है बहुत लंबे समय तक गुलामों की तरह रहा। चलिए, अब हम लोग हिमालयस की बात करेंगे। हिमालय रेंज में, चलिए, हिमालय को कहा जाता है अबोर्ड ऑफ स्नो। हिम आलय मतलब, हिम मतलब होता है आपको स्नो यानी बर्फ, बर्फ का आलय मतलब जहां पर बर्फ का घर हो उसको हम लोग हिमालय कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हिमालय में जो हिमाद्री रेंज है, हिमाद्री रेंज की एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर है। मतलब वहां पर जो है जो एवरेज जो माउंटेन की ऊंचाई है, पर्वत की ऊंचाई, पर्वत शिखर की ऊंचाई वो 6000 मीटर है। मतलब इतनी ऊंचाई पर जो है आइसिंग होना एकदम तय है, क्योंकि आपको पता होगा ज्योग्राफी में, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हर 165 मीटर पर 1 डिग्री जो है टेम्परेचर का ड्रॉप होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6000 मीटर पर जो है माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, और वहां पर क्या होगा आपको कि बर्फ से सारा की सारा जो है पूरा इलाका ढका रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? अबोर्ड ऑफ स्नो कहते हैं। चलिए, हिमालय क्या है? एक तरह का फोल्ड माउंटेन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन होता क्या है। हिमालय एक तरह का फोल्ड माउंटेन है। चलिए, तो इसमें आप देखिएगा कि इसके बहुत सारे पीक्स जो हैं, जो पर्वत शिखर है, उनकी जो है ऊंचाई 8000 मीटर से ऊपर है। और इसीलिए ऐसे पर्वत शिखर जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ऊपर है उसको हम लोग 8000ers कहते हैं। 8000। ठीक है, उसको हम लोग 8000ers कहते हैं, और ऐसे पर्वतों की ऊंचाई ऐसे पर्वतों की संख्या जो है 14 है। ठीक है, ऐसा जो टोटल नंबर है आपका, ठीक है, ऐसे माउंटेन्स का, वो 14 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता होगा कि दुनिया में भी फिलहाल सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, जो 8848 मीटर है। 8848 मीटर्स। इतनी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की है। ये नेपाल में पड़ता है, और नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेपाल में वहाँ लोकल भाषा में इसको सागर माथा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप भारत में बात कीजिएगा, तो भारत में आपको कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, ठीक है, 8586 मीटर। कम से कम दोनों का तो पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी की जो है अगर ऊंचाई याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन दो पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। हिमालय आपका कितना है? माउंट एवरेस्ट है 8848, और कंचनजंगा है 8586, 8586 मीटर। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो भारत के सिक्किम राज्य में लाई करती है। और उसके बाद आप देखिएगा केटू, काराकोरम जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका 8611 है। लेकिन ये भारत पाकिस्तान के जो है डिस्प्यूटेड लैंड पर जो है लाई करता है, इसीलिए विवाद में होने के कारण हम इसको अपने देश की सबसे ऊंचा शिखर, पर्वत शिखर नहीं कहते। ठीक है, बाकी ये 14 के 14 हैं, अगर आप याद रखना चाहें तो कर सकते हैं। धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मानसलू है, उसके बाद जो है गासेर भूम 2 है, गासेर भूम 1 है। उसके बाद आपको दिखेगा ब्रॉड पीक है, नंगा पर्वत है। ठीक है, तो इस तरह के जो है तुमको जो आपको जो देखने को मिलेंगे कि ये 14 के 14 जो है आपको 8000ers कहे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ 14 ही पर्वत श्रेणियां हिमालय में ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है। चलिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये इमेज है आपको गंगोत्री ग्लेशियर की। ये इमेज है आपको गंगोत्री ग्लेशियर की। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहा जाता है। ग्लेशियर
जब काफी ज्यादा ऊंचाई पर जब आइसिंग होने लगता है तो ढेर सारा जो है आपको बर्फ का पहाड़ जैसा बन जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो है इसमें बर्फ का जमा हो जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लेशियर। यही ग्लेशियर जब पिघलता है तो भारत में ढेर सारी नदियों का निर्माण होता है। जो पेरेनियल रिवर्स जितनी भी है भारत में, जिसमें सालों भर पानी रहता है, वो सब जो है आपको इसी तरह के किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती है। तो ये है गंगोत्री ग्लेशियर। इसी गंगोत्री ग्लेशियर में इस स्पॉट पे आप देखिएगा कि यहाँ पर होता है गोमुख। ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। और यहाँ पर क्या है? गोमुख है। गोमुख को अगर आप ज्यादा नजदीक से देखना चाहें तो कुछ इस तरह से दिखती है। ये है आपकी गोमुख। इस स्पॉट को गोमुख कहते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है भागीरथी के रूप में। गंगा जब शुरू में निकलती है तो गंगा के रूप में नहीं निकलती, भागीरथी के रूप में निकलती है। और उसके बाद देवप्रयाग में जाकर के ये किस नदी से मिलती है? ये अलकनंदा नदी से मिलती है और तब जाकर के इसका नाम गंगा कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये दोनों ग्लेशियर्स आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में दो ग्लेशियर्स हैं। एक है आपको गंगोत्री ग्लेशियर। क्या कि उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है और एक और ग्लेशियर है जिसको हम लोग बोलते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। ये दोनों ग्लेशियर उत्तराखंड में ही लाई करते हैं। गंगोत्री में जो स्पॉट है जहां से गंगा निकलती है उसको हम लोग गोमुख कहते हैं। गोमुख इसलिए कहते हैं कि उसका जो ओरिजिन है, जो ओरिजिन पॉइंट है, वो गाय के मुंह की तरह दिखता है, इसलिए उसको गोमुख कहा जाता है। और गोमुख से निकलती है आपको कौन सी रिवर? तो गोमुख से निकलती है आपको भागीरथी रिवर। ठीक है, भागीरथी नदी निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर से आपको निकलती है अलकनंदा। और ये दोनों जाकर के देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो जाकर के जन्म होता है गंगा का, जो भारत की सबसे लंबी नदी भी है और भारत की सबसे पवित्र नदी भी है। तो हिमालय हमारे लिए इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जितनी भी पेरेनियल रिवर्स है उन सब का ओरिजिन हिमालय से ही होता है। हिमालय में इस तरह के ढेर सारे ग्लेशियर हैं। ठीक है, वहीं से जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सारे जो है नदियां निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आंगसी ग्लेशियर या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के बारे में जानते होंगे। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर बोलिए या आंगसी ग्लेशियर बोलिए, वहां से आपको जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो है ग्लेशियर से अलग अलग नदियां निकलती हैं। उसके बाद देख लीजिए हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ये पर्वत जो मैंने आपको अभी बताया कि हिमालय फोल्ड माउंटेन्स है, तो फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं? तो इसको पहले समझने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 200 मिलियन साल पहले। 200 मिलियन साल पहले क्या स्थिति थी कि पूरा का पूरा जो है जितने भी लैंड मास है, जितना भी आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है, वो सब एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम लोग पैंजिया बोलते हैं। धरती पर जितना भी कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं वो सब एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था जिसको हम लोग पैंजिया कहते हैं। और यह परिस्थिति, सॉरी, चलिए, और यह परिस्थिति लगभग 225 मिलियन साल पहले थी। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग के कारण, ठीक है, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो जिस तरह से जो है जिस जिस स्पीड से हमारे नाखून बढ़ते हैं, मतलब साल में लगभग 4-5 सेंटीमीटर के आसपास, 4-5 मिलीमीटर, नॉट 4-5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी स्पीड से जो है ये कॉन्टिनेंटल जो जो क्रस्ट है हमारा, ठीक है, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल चंक्स हैं उनमें भी मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस थ्योरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी कहते हैं और इसको जो है दिया था सर एल्फ्रेड वेजनर ने। तो पहले स्पेंजिया नाम का एक सुपर कंटिनेंट था और एक ही सुपर या मेगा ओशियन था जिसको पैंथालासा बोला जाता था। पैंथालासा। तो उसके बाद जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग शुरू हुई तो पैंजिया बीच से टूट गया। ऊपर वाला जो भूखंड बना उसको हम लोग लॉरेशिया बोलते हैं और नीचे वाला भूखंड जो बना उसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। लॉरेशिया से आज के डेट में आपको बना है एशिया का जो है ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको
यूरोप का हिस्सा, यूरोप जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा इलाका जो है आपको लॉरेशिया से बना हुआ है। और बाकी नीचे अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इवन भारत हो गया। ये किससे बना हुआ है? गोंडवाना नेट से बना हुआ है। 150 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास जो है ये ड्रिफ्टिंग काफी ज्यादा तेजी से, ठीक है, खसकना शुरू हो गया। और भारत जो अफ्रीका के पास लगा हुआ था, मोजाम्बिक और भारत दोनों अफ्रीका के पास लगे हुए थे, वो वहां से टूट करके ऊपर एशिया की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। और लगभग आपको दिखेगा कि 50 मिलियन साल पहले जो है, ठीक है, ये यूरेशिया के पास पहुंच करके यूरेशिया से टकराया। क्योंकि एशिया और यूरोप एक ही प्लेट पर जो है लाई करते हैं, इसीलिए हम इसको यूरेशिया बोलते हैं या यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जा करके आगे इसी से एक बार टकराया। और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा क्या, कि हिमालय का जन्म हुआ। अब हिमालय के जन्म को समझना हो तो इसको समझने के लिए आप दो बुक्स को जो है एक दूसरे के पास रखें और दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाना शुरू करें, अपोजिट डायरेक्शन से पुश करें, तो आप देखेंगे कि दोनों बुक्स इस तरह से जो है ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को फोल्डिंग कहते हैं। हिमालय पर्वत भी इसी तरह से बना था, ठीक है। तो देखिए, तो एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ, ठीक है। जो हमारा जो बड़ा सा चंक है, जो गोंडवाना लैंड है, उससे जो है टूट करके ये नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। और लगभग 50 मिलियन ईयर से गो पहले ये यूरेशिया के लैंड मास को जो है के पास पहुंच करके उसके साथ कोलाइड कर जाता है, मतलब उसके साथ जो है इसका टकराव हो जाता है। और ये धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ जो है, जैसे कारपेट में रिंकल आता है ना, रिंकल पड़ता है, वैसे ऊपर की तरफ जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है हिमालय नाम के माइटी माउंटेन्स का जो है जन्म होता है। इस तरह से हिमालय नाम के जो है आपको माइटी माउंटेन्स का जन्म होता है। जो जितने भी फोल्ड माउंटेन्स दुनिया में बने हुए हैं, उसी तरह से बने हुए हैं। सबसे नया माउंटेन है हिमालय। चलिए, तो ये देखिए, आप इससे समझ सकते हैं कि ये आपका जो है पेंजिया है। एक टाइम में सारा का सारा रीजन इसी तरह से बना हुआ था, ये पेंजिया है। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से जो है ड्रिफ्टिंग हुई है और ऊपर जा करके भारत आज, मतलब जो जिस जगह पर लाई करता है वहां पर यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि ये जो मूवमेंट है वो खत्म हो गई, नहीं, अभी भी जो है जो इंडियन प्लेट है वो बहुत तेजी से जो है यूरेशियन प्लेट पर अपना दबाव बना रही है, और जिसके कारण इस फॉल्ट लाइन पर काफी ज्यादा भूकंप आते हैं समय समय पर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में इमेज है, बस उसी को मैंने उठाया है यहाँ पे। और इसको अगर आप एनिमेशन से देखना चाहें, तो मैं एनिमेशन से आपको भी इस चीज को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो चलिए एक एनिमेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा वो एनिमेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत यहाँ पर है, अफ्रीका का हिस्सा है, और ये धीरे से टूट करके किस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इस एनिमेशन में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है ये इंडिया जो है जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, और वहां पर आपको जो है माउंटेन्स बनेंगे। तो आज जहां पर आप कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, उसको बनने में इतना लंबा समय लगा है। चलिए, अब हिमालय का कैटेगराइजेशन हमने कितने रूप में करके रखा हुआ है, मतलब हिमालय में कितने रेंजेस हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि हिमालय में 3 रेंजेस हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो रेंज है आपको, या सबसे लंबा रेंज है, और जो कॉन्टिन्यूअस रेंज है, जिसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। इम्पैक्ट के तुरंत बाद सबसे पहले इसी रेंज का निर्माण हुआ था। उसके बाद दूसरा रेंज बना, उसके बाद सबसे नीचे शिवालिक का रेंज है, वो रेंज बना, ठीक है। तो हिमाद्री है, हिमाद्री को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालयास भी कहते हैं। इसको ग्रेटर हिमालयास भी कहा जाता है। ये हाईएस्ट और सबसे ज्यादा रगेड पार्ट है, मतलब सबसे मजबूत हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको बहुत ही ज्यादा ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट आपको इसी में पड़ता है, कंचनजंगा आपको इसी में पड़ता है, ठीक है। सालों भर जो है यहाँ के जो पर्वत हैं आपको बर्फ से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है बहुत ही ज्यादा जीवन टफ है, जिसके कारण ह्यूमन सेटलमेंट ना के बराबर है, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ पर आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देखिएगा दूसरा जो आपका रेंज है, इसको हिमाचल कहते हैं, इसको लोअर हिमालयस भी कहा जाता है। ये जस्ट ग्रेटर हिमालयस के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट क्लाइमेट होने के कारण आपको दिखेगा क्या, कि यहाँ पर काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है और ह्यूमन हैबिटेशन
स्टेशन है। ठीक है, जितने भी हिल स्टेशन जो है, जो गर्मी के दिन में जो है आप छुट्टियां मनाने जाते हैं, वो सारे आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। नैनीताल आपको उत्तराखंड में इसी में आता है, दार्जिलिंग हो गया, शिमला हो गया, ठीक है, उसके बाद मसूरी हो गया, ठीक है, ये सारे जो है आपको हिमाचल के ही क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। जो सबसे नीचे का रीजन है, जिसको शिवालिक रेंज कहते हैं, जो एक ट्रांजिशनल एरिया भी है, ठीक है, इसको ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के बाद जो है प्लेन यानी समतल जो भूमि का जो इलाका है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी बनाती है, वो क्षेत्र जो है आपका चालू हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट और सबसे ज्यादा जो है लोएस्ट रेंज है आपको शिवालिक रेंज। ठीक है, इसको हम लोग इसको लोअर हिमालय, इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। आउटर हिमालय के साथ साथ इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इसको लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा घने जंगल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा आपको वाइल्ड लाइफ भी देखने के लिए मिलेगा। फ्लोरा और फौना दोनों जो है यहाँ पर काफी ज्यादा डेंस है। उसके बाद ये क्या करता है, ये सर्व करता है ट्रांजिशनल जोन के रूप में। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हिमालय और जो गंगेटिक प्लेन है, उसके बीच में जो है आपको क्या कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिशनल जोन, मतलब यहीं से बदलाव चालू होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशनल जोन या एक बफर की तरह आप समझ सकते हैं। एक बफर एरिया के रूप में जो ये काम करता है, इसको हम लोग, ठीक है, गंगेटिक प्लेन को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए। तो हिमालयन रीजन में एक खास तरह के ट्रेडिशनल घर को बनाने का तरीका, जिसको हम लोग काठ कुनी या फिर जो है धाजी देवारी कहा जाता है इसको, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। काटकुनी या धाजी देवारी, ठीक है, इस तरह से लोग यहाँ पर घर बनाते हैं। इसको बनाने के लिए वहां पर जो लोकली अवेलेबल लकड़ियां हैं, उसका इस्तेमाल, और वहां पर जो स्टोन्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ये घर अंदर से गर्म भी रहते हैं और छोटे मोटे भूकंप के झटकों को भी ये झेल पाते हैं। तो इस तरह से जो है घर बनाने का तरीका हिमालयन रीजन में काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के, ठीक है, जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे, जो कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए सरकार, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आसपास जो कम्युनिटीज रहती हैं, यहाँ आसपास जो ट्राइबल एरिया के लोग, जो गांव के लोग हैं, वो सारे लोग मिल करके एक साथ जो है इस एरिया को काफी ज्यादा कंजर्व करते हैं, और इस एरिया का जितना भी मेंटेनेंस का काम है इन्हीं के हाथों में। ये इमेज अगर आप देखिएगा तो ये स्नो लेपर्ड का इमेज है। ये आपको एक मोनास्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। ये यहाँ पर लोकली हिमालयन रीजन में लोकली पाया जाने वाला एक पक्षी है, जिसको मोनल बोलते हैं, यहाँ का नेटिव है। उसके बाद ये है आपका रोडोडेंड्रन का पौधा, और यहाँ पर ये कुछ हिमालयन कुजीन है। ये हिल्स के जो है आपको पिक्चर देखने को मिल रहे हैं। चलिए, अब हिमालय क्षेत्र की बात हो रही है, तो यहीं पर एक कोल्ड डेजर्ट है, जो हिमालय के क्षेत्र का हिस्सा है, जिसको हम लोग लद्दाख बोलते हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। चलिए, तो लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पर क्या होता है, सर्दी के टाइम में -30 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, जिसके कारण आपको देखिएगा, अब यहाँ पर इसके एलिवेशन, ऊंचाई इतनी ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश हो नहीं पाती है। आपको लद्दाख रेंज एक साइड से पड़ता है, एक साइड से झांसकर रेंज पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है आपको बारिश बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। ठीक है, काफी ज्यादा पथरीला टेरेन आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत गहरी गहरी घाटियां हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लेक है, और काफी ज्यादा पॉपुलर लेक है। गर्मी के टाइम में जितने भी सैलानी लद्दाख जाते हैं, वो पैंगोंग लेक जरूर देखने जाते हैं। तो पैंगोंग सो यहाँ पर लिखा हुआ है, लद्दाख की भाषा में सो का मतलब लेक होता है। ठीक है, तो पैंगोंग लेक आप हमेशा याद रखिएगा, पैंगोंग लेक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में लाई करती है। जो रॉक्स है इस एरिया में, ठीक है, वो बेसिकली या तो सैंड से बने हुए हैं या फिर क्ले से बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपको जमीन का हिस्सा देखने को लगेगा थोड़ा थोड़ा, कि हम लोग लद्दाख में ना होकर के, धरती पर ना होकर के मून के ऊपर है, सफेद सफेद सब कुछ देखने को मिलता है। इसीलिए लद्दाख के इस एरिया को मून लैंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मून लैंड शब्द का इस्तेमाल लद्दाख के लिए भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ही लार्ज इलाका है, वो सैंड और क्ले से बना हुआ है, एकदम सफेद पथरीले ट्रेन की तरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके कारण बिल्कुल रिजेंबल करता है आपको, जो लूनर सरफेस है उसको रिजेंबल करता है, मतलब जो चंद्रमा का जो सतह है उसको रिजेंबल करता है, इसलिए इसको हम लोग मूनलैंड भी कहते हैं। ठीक है, इतने हार्श कंडीशन के बावजूद भी आपको दिखेगा क्या, कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यूनिक वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, यहाँ पर स्नो लियोपर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, आइबेक्स देखने को मिलेगा, टिबेटियन एंटीलोप देखने को मिलेगा। लद्दाख के लोग जो है काफी ज्यादा सिंपल जीवन जीते हैं। ठीक है, लेकिन ये काफी ज्यादा जो है
कष्टदायक और काफ़ी ज़्यादा जो है हेक्टिक इनका जीवन है, बहुत मेहनत इनको करनी पड़ती है, ठीक है? और आज के टाइम में जो है यहाँ पर आप देखिएगा क्या कि लोगों ने जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि वाटर टावर जैसे जो है मतलब टावर जैसा वाटर का जो है ग्लेशियर बना-बना करके, ठीक है, उसको मेल्ट करा करके जो है वहाँ से जो है ये लोग अपने साल भर के पानी का रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप देखिएगा कि सोलर एनर्जी का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आज के टाइम में लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा जो है लोग साइंस और टेक के प्रति जो है जागरूक होकर के और अपने जीवन को काफ़ी ज़्यादा आसान बना रहे हैं। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा यहाँ पर लद्दाख का जो कल्चर है वो बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर मेजॉरिटी में 2 ही धर्म के लोग आपको देखने को मिलेंगे, एक बौद्ध धर्म के लोग और दूसरे इस्लाम धर्म के लोग। तो बुद्धिज़्म में आपको यहाँ पर यहाँ के जो मोनास्ट्रीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर हैं। लोग पूरे दुनिया से यहाँ के जो बौद्ध मठ है, उसको देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर जो है कुछ खास मठ जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं जिसको गोम्पा कहा जाता है, जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग जो है जाकर के बैठ कर के ध्यान लगाते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने वाली चीज़ है, सैलानी आकर के इसको भी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ जो है आपको फेस्टिवल्स होते हैं, लोकल लोग यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स मनाते हैं। इसमें 2 फेस्टिवल का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, लोसार और हेमिस फेस्टिवल। ये देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए लद्दाख में मिलेगा, जिसके कारण इसको मून लैंड कहा जाता है। ये एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, ठीक है? ये एक्चुअली में जो है लामा युरु मोनास्ट्री है, इस देखने में आप इसको जाकर के देख लीजिएगा। ये लामा युरु मोनास्ट्री है, ये आपका पैंगोंग झील है और यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है आपके एनसीईआरटी के ही इमेज है जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस टॉपिक को लेकर के। तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर इसका सेकंड पार्ट लाएँगे, उसमें हम लोग बाकी जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर के मुझसे सवाल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद। कीप स्टडिंग।